हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भाटी। ठीक है, अब हम एनपीओ का आगे का जो कार्यक्रम है वो हमारा शुरू करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डिस्क्रिप्शन में इंक्वायरी फॉर्म अवेलेबल है। प्लीज़ आप उसको क्या कर दीजिए, भर दीजिए। हम आपको बहुत जल्द कॉल करेंगे और आपको आगे की डिटेल्स वगैरह सब कुछ बताएंगे, क्या फीस है और कैसे आपको वीडियोस वगैरह आगे मिलते रहेंगे और क्या टाइमिंग होगा कंप्लीशन पोर्शन का। ये सब डिटेल्स हम आपको दे देंगे। और आपको जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है कि नहीं, ताकि पढ़ाई किसी की रुकनी नहीं चाहिए। अब तक हमने क्या क्या वीडियोस अपलोड किए हैं चैनल पे। हमने अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा अपलोड कर दिया है, इलस्ट्रेशंस कर दिए गए हैं, ठीक है कि नहीं है। और हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अपलोड ऑलमोस्ट खत्म कर दिए, दो सम बाकी है, 2 या 3 बाकी हैं। उसके बाद अकाउंट्स का एनपीओ चैप्टर जो है उसका थियरी चल रहा है अच्छे से बकायदा। ऐसा नहीं कि जस्ट बोलते हैं ना टॉपिक चालू करना है तो डायरेक्टली सम्स चालू कर दो। सम्स के वीडियोस भी अपलोड होंगे। देखो, अब जब तक ये सब प्रोसेस चल रहा है तब तक एवरी ऑल्टरनेट डेज वीडियोस आ रही है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, हर 2 या 3 दिन में एक वीडियो आएगी, ताकि बाकी लोगों की पढ़ाई ना रुके, एटलीस्ट वो चलता रहे, कुछ ना कुछ वो पढ़ते रहे। और जो लोग वीडियो परचेस करेंगे उनको कैसे वीडियोस मिलेंगे, उनको 3 पार्ट के अंदर अकाउंट्स का पोर्शन मिल जाएगा। पहले पार्ट पे 3 चैप्टर्स मिलेंगे, फिर बाद में आगे 3, और बाकी इस तरीके से उनका बाकी का पेंडिंग लास्ट पार्ट के अंदर पूरा कंप्लीट कर देंगे पोर्शन। और सेम अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी, अदर सब्जेक्ट्स के रिलेटेड देखो वीडियोस कौन से अपलोड किए गए हैं अब तक। मैथ्स 1 का फर्स्ट टॉपिक अपलोड हो चुका है, कुछ एक्सरसाइज बाकी है उसके अंदर। 50% अपलोड हो चुका है फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। सेकेंड चैप्टर का मतलब मैथ्स 2 का इंट्रोडक्शन अपलोड हो गया है। एसपी का 1 लेक्चर अपलोड हुआ है, 2 लेक्चर एसपी के अपलोड हुए हैं बराबर। इकोनॉमिक्स के 2 या 3 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं। अब यहाँ पे हम पहले स्पीड बढ़ा रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, जैसे मैथ्स एंड अकाउंट्स, ठीक है। और बहुत जल्द थियरी की स्पीड्स बढ़ती रहेगी, उसी के लेक्चर्स भी अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम इंग्लिश और आईटी सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, पर उसके लिए थोड़ा सा समय है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। और ये सब जितने भी वीडियोस के लिंक्स है ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डाल दी जाएगी अलॉन्ग विद इंक्वायरी फॉर्म। अगर आपने इंक्वायरी फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज उसको भर दीजिए, ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सकें। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलो अब थियरी स्टार्ट करते हैं। आगे का जो हमारा बेस, हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है अब तक, हमने क्या क्या पढ़ा था। रिसीट पेमेंट अकाउंट पढ़ा था सबसे पहले, फिर क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ा, फिर पढ़ा हमने बैलेंस शीट के बारे में, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जो मैं आपको बताता हूँ भाई, ऐसा एडिशनल नाम का ऐसा कुछ नहीं है। हिडन ऐसा कोई बोलते हैं ना, खजाना तो पुराना छुपा हुआ नहीं है, जैसे हम बोलेंगे खुल जा सिम सिम हिडन, ठीक है कि नहीं, ऐसी कोई हिडन चीज नहीं है। हिडन एडजस्टमेंट होते क्या है उसका हम डेफिनेशन जरा यहाँ पे देखते हैं। देयर मे बी सर्टेन आइटम्स इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो क्या होंगे, देयर में भी सर्टेन आइटम्स, कुछ ऐसे आइटम्स होंगे इन रिसीट पेमेंट अकाउंट, क्योंकि ये जो ट्रायल बैलेंस आप बनाते थे फाइनल अकाउंट्स में, वो यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रूप में। तो उधर कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी कि सर्टेन आइटम्स होंगे फॉर विच सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्या बोला हुआ है, फॉर विच सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। सच इंफॉर्मेशन नेसेसिटेट्स, क्या बोला हुआ है, फॉर सर्टेन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। तो कुछ हमको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे उसके रिलेटेड। दिस इंफॉर्मेशन इज नोन एज हिडन और इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। देखो यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया हुआ है, विल बी टर्म्ड एज हिडन और इम्प्लाइड। हिडन बोलेंगे तो छुपे हुए, या तो क्या बोल दो, इम्प्लाइड की भाई ये तो करना ही है, सिंपल सी बात है। तो आप उसको क्यों हिडन बोल रहे हो, इम्प्लाइड बोल दो यार, करेक्ट वर्ड इम्प्लाइड। हिडन इसलिए बोला जाता है कि स्पेसिफिकली डायरेक्टली लिख के दिया जाता नहीं है। तो ऐसे जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं यहाँ पे हमने कवर किए हुए हैं डिटेल्ड विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है कि नहीं है। तो चलो एक एक चीज को आराम से जरा समझते हैं। इसमें ऐसा कुछ देखो, कोई कोई जगह पे तो आपने सेम एग्जैक्टली आप ट्रायल बैलेंस जो ना फाइनल अकाउंट जो करते थे उसके अंदर भी आपने किया हुआ है, तो वहां पे आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं है। तो ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ के चलना, कुछ चीज नया ऐसा इतना कुछ ये नहीं है। यहाँ पे जो जो एडजस्टमेंट्स है मैं अच्छे से एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे उसके इफेक्ट जाएंगे। इफेक्ट 1 और इफेक्ट 2 दोनों हम देखेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होने वाले हैं, हमेशा 2, या तो हिडन हो, इम्प्लाइड हो, या क्वेश्चन के नीचे लिखा गया हो, उससे फर्क पड़ता नहीं है। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट देने हैं, हमेशा 2 इफेक्ट देने हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस फॉर 3 years,
अब ये किसके अंदर जाता है, इंश्योरेंस इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप इसको ऐसा समझ लो, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लो, ठीक है कि नहीं है। इसका मतलब आपने पेमेंट कर दिया एक साल, इसका आप बेनिफिट उठाने वाले हो और 2 साल एक्स्ट्रा, क्योंकि करंट ईयर प्लस 2, समझ रहे हो कि नहीं। तो जरा पढ़ते हैं यहां पे, दिस मीन्स दैट इंश्योरेंस इज पेड फॉर 3 years बट वी हैव टू रिकॉर्ड इंश्योरेंस इन, कहां पे रिकॉर्ड करना है, इंश्योरेंस को रिकॉर्ड करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए, क्योंकि एक्सपेंडिचर साइड में आएगा खर्चा, बराबर है कि नहीं। एक्सपेंडिचर कौन सी साइड है, डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, बराबर है कि नहीं है, फॉर करंट ईयर। तो यहां पे करंट ईयर बोलेंगे तो सिर्फ यहां पे हमको 1 साल का हिसाब रखना है। आप जो 2 साल है, ये जो आपने जो 3 साल के लिए पेमेंट कर दी गई है, 3 साल के लिए पेमेंट कर दी गई है, इसके अंदर से एक चीज बताओ ना, आप कभी भी रिकॉर्ड करोगे एक फाइनेंशियल ईयर के लिए रिकॉर्ड करोगे, और जो सेकंड 2 साल के लिए जो आपने क्या कर दिया है, एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है, क्या कर दी है, एक्स्ट्रा पेमेंट, ठीक है कि नहीं है। तो इस चीज को जरा आप समझ के चलिए, क्या किया हुआ है आपने, एक्स्ट्रा पेमेंट। तो ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट है उसका क्या करना है वो तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जरा देखते हैं, जो ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है कि नहीं, इसको आप एंट्री कहां करोगे, इसकी एंट्री आप करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, दैट इज कौन सी साइड, एक्सपेंडिचर साइड। और जो बच चुका है एक्स्ट्रा पेमेंट विल बी ट्रीटेड एज प्रीपेड, तो उसको आप क्या गिनोगे, विल बी ट्रीटेड एज प्रीपेड। किसको प्रीपेड ट्रीट करना है, जो आपने ये जो सेकंड 2 साल का है ना, उसको आपको ट्रीटमेंट करना है एज अ प्रीपेड। क्यों भाई, क्योंकि इसके बेनिफिट्स आपको बाद में आने वाले, दैट इज पेड इन एडवांस। और ये कहां पे जाएगा, ये आपका जाएगा बैलेंस शीट में, कहां जाएगा ये, बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है कि नहीं है। तो ये आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है कि नहीं है। तो सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड, बराबर। चलो अब देखते हैं इसके फर्स्ट इफेक्ट, जो मैंने आपको बता दो दिया है, इसको जरा समझते हैं किस हिसाब से होगा। आप एक चीज मेरे को बताओ ना, आपने कितने का खर्चा किया है, आपने 9,000 का पेमेंट किया है, कितने साल के लिए किया है, 3 साल के लिए किया है। तो आप इसको डिवाइड बाय 3 करके आप 1 साल का खर्चा कितना आएगा, 3,000 रुपीज। तो आप करंट ईयर का ही हिसाब रखोगे। तो यही देखो यहाँ पे क्या हुआ है, क्या किया हुआ है यहाँ पे, टू इंश्योरेंस, ये आपका हो गया एक्चुअल खर्चा कितना, 9,000 रुपये। ये करंट ईयर की बात है, ठीक है। करंट ईयर को मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी इफेक्ट है उसको मैं ग्रीन कलर में दे रहा हूँ, और जो एक्स्ट्रा प्रीपेड है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, येलो कलर में लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ आपको जरा समझ में आ जाएगा। अब जरा देखिए, लेस प्रीपेड 2 years, ये आपको कहाँ से पता चला, या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, या तो 1 साल का किया था आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, क्योंकि प्रीपेड फॉर 2 years, 1 साल के लिए 3,000, तो 2 साल के लिए कितना, मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 6,000। तो ये लेस प्रीपेड क्या हुआ, 2 साल के लिए लेस हो गया। और अल्टीमेटली पीएनएल में कितना हिट किया आपने, मतलब यहाँ पे तो पीएनएल नहीं है, एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट है, वहां पे कितना हिट किया, ओनली 3,000। अब जो बच गया आपका, क्या बच गया है, 6,000 रुपीज आपके बच चुके हैं, क्योंकि आपने जब आप इनकम एक्सपेंडिचर में आप जब आप रिसीट पेमेंट में देखोगे, ठीक है, पेमेंट साइड आपको 9,000 दिखेगा, तो आप 9,000 पूरा खर्चा मानोगे करंट ईयरली, नहीं, आप सिर्फ खर्चा कितना मान रहे हो, ये रहा 3,000। तो लेकिन जेब से तो कितना गया है, पूरा 9,000 गया है, बोलो ना, सही बात है कि नहीं। जेब से तो चेक जो बनाया था इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पे, जो कंपनी के नाम पे इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया था, पूरा का पूरा पेमेंट तो 9,000 हुआ था। तो आप तो खर्चा सिर्फ 3,000 बुक कर रहे हो, खर्चा होना भी 9,000 चाहिए, सही बात है, गलत कहां बोल रहे हो आप, होगा सही, यस 9,000 खर्चा होगा, लेकिन पहले साल 3,000, दूसरे साल 3,000, उसके बाद 3,000। तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस कितना आएगा, ये लाइन यहाँ पे नहीं आएगी, कितना आएगा, 6,000 रुपीज, ठीक है। ये आपका क्या है, एडवांस है, आपने प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया, किसका प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया है, इंश्योरेंस का। तो ये 6,000 रुपए हो गए, ठीक है कि नहीं है। और ये उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो ये दोनों इफेक्ट इस हिसाब से यहाँ पे पास हो जाएंगे। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करंट ईयर का है ना ये, तो इसको भी ग्रीन कलर से लेंगे, क्योंकि ये पैसा आपने करंट ईयरली ही पे किया। तो आप ये पैसा जरा ऐसा समझोगे कि बैलेंस शीट में अब आपको इंफॉर्मेशन कितनी दिख रही है, 6,000 रुपए दिख रही है। जब आप नेक्स्ट ईयर पहुंचोगे, ठीक है, सपोज ये है फाइनेंशियल ईयर है, सपोज यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1920,
ठीक है, और ये आप अकाउंट्स बना रहे थे। अब नेक्स्ट ईयर पे आप पहुंच चुके हो, जो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट के फिगर्स है वो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएंगे, फाइनेंशियल में ओपनिंग बन जाएंगे। ओपनिंग कौन सा, 1/4/2020 से लेके 31 मार्च 2021 के लिए। तो ये जो भी फिगर्स हैं इस दिन वाले पुरानी बैलेंस शीट ओपनिंग पे यही सेम फिगर्स होंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस, उस दिन आप क्या करोगे पता है, ये प्रीपेड इंश्योरेंस में से आप लेस करोगे 3000, और आप बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे, बाहर 3000 दिखाओगे, लेस इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर बता रहा हूं मैं, ठीक है। और आप 3000 रुपया प्रीपेड दिखाओगे, और 3000 जो आपने यहां से लेस किया वो निकाल के आप कहां पे दिखाओगे, हिट करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और कौन सा साइड, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर। अब आप उस दिन आप अलग से चेक फाड़ के नहीं दोगे, आपने ऑलरेडी दे दिया है पहले, बस खर्चा आपने अब बुक किया है ड्यू टू टाइम फैक्टर, क्योंकि इसका सर्विस आपने अभी तक लिया हुआ नहीं है। तो मैंने आपको ये नेक्स्ट ईयर भी बता दिया कि कैसे इसके इफेक्ट होंगे। उसके बाद और नेक्स्ट ईयर भी पहुंचोगे ना, 2021 है, उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर पहुंचोगे, दैट इज 1/4/2021 से लेके 31/3/2022। उस दिन आपको 3000 दिखेगा, तो उस दिन ये जो 3000 है आप पूरा का पूरा वैल्यू लेस कर दोगे, और पूरा का पूरा इंश्योरेंस जो है पूरा नील हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और उस दिन आप 3000 और बुक करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो आप जरा रिवाइज कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा पहला इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, मतलब सॉरी, पहला वाला जो पार्ट था इंश्योरेंस वाला, दैट इज हिडन एडजस्टमेंट के अंदर, वो हमने कंप्लीट किया है। तो प्लीज आप जरा देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल है कि नहीं है? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस गेम में बने रहिए, गेम में बने रहोगे तभी तो जीतोगे। गेम से पहले ही बाहर हो गए तो कैसे काम होगा, बिल्कुल भी काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, अब यही सोचो 5 ईयर होता, 5 साल होता, तो आप 9000 डिवाइड बाय 5 कर देते, तो आपको एक साल का एक्सपेंस मिल जाता, दैट इज कितना, 9000 डिवाइड बाय 5, 1800। उसका आप एक साल करते और उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करके 7200 आप क्या करते, प्रीपेड दिखाते। क्लियर है कि नहीं है? और करंट ईयर का खर्चा आप 1800 रुपया दिखाते हैं डिवाइड बाय 5 करके। ठीक है, तो ये आपका एक इंश्योरेंस का काम हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट, सैलरी। सैलरी की ओर बढ़ते हैं अभी यहाँ पे। अब सैलरी में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दिस मीन्स दैट सैलरी इज पेड फॉर 10 मंथ्स ओनली, बट वी हैव टू रिकॉर्ड इट फॉर करंट ईयर। अब जरा आप समझो, वहां पे एक्स्ट्रा पे कर दिया था, कितने साल के लिए, 1 साल का करना था पेमेंट, पर कर दिया कितने साल का, 3 साल का। क्यों कर दिया, क्योंकि हो सकता है कुछ डिस्काउंट मिला हो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते टाइम, तो 3 साल का 1 साल भर दिया। यहां पे सैलरी कितने महीने के लिए पे की गई है, 10 महीने के लिए पे की गई है, कितना, 10,000 रुपया। इसका मतलब क्या समझ रहा है आपको, ये 10,000 सैलरी जो है वो 10 महीने के लिए पे की गई है। अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से सोचेंगे, या तो दो चीजें हो सकती है। सबसे पहली चीज क्या होगी, क्या होगी बताओ, सोचो। या तो उस बंदे ने जॉब किया होगा 10 महीना और छोड़ दिया, ये एक ही स्टाफ था वहां पे, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है ना, मैं बता रहा हूं आपको पॉसिबिलिटीज। एक ही स्टाफ था, 10 महीने काम किया, अगर ऐसा क्वेश्चन में बोला है तो 10 महीना काम किया ना, तो उसको 2 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दोगे क्या, बिल्कुल भी नहीं दोगे। क्यों, क्योंकि उसने काम ही नहीं किया है। अरे हाँ कि ना, पक्का समझ रहा है ना? नहीं समझ रहा है तो प्लीज बाबा समझना शुरू कर दो, बाकी देर हो जाएगी, समझने की कोशिश करोगे तब तक। ठीक है, साथ में बने रहो। ठीक है, अब जो बंदा जॉब तो छोड़ा ही नहीं है, तो सीधी सी बात है, 12 का 12 महीना उसने काम किया है, आपने सैलरी कितनी दी है उसको, 10 महीने के लिए दी है। तो आपको क्या लगता है वो आगे काम कंटिन्यू करते रहेगा? आप उसको 2 महीने की सैलरी मत दो, काम करेगा वो आगे? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो उसको और 2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी देनी है। नॉर्मली तो आप यही समझोगे, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में बोला होगा, तो क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं बोला है, सैलरी इज पेड फॉर ओनली 10 मंथ्स, ब्रैकेट में लिख दिया भाई 10 महीने के लिए पैसे दे दिए गए हैं, और कुछ भी नहीं बोला है। इसका मतलब ये है बंदा कंटिन्यूसली काम किया है, उसने 2 महीने की पगार देनी बाकी है, तो 2 महीने की पगार उसको दे दी जाएगी। अगर उसको दो मत दो वो बात की बात है, खर्चे में तो पहले लेना पड़ेगा, जब दोगे तब आपका बैंक से एंट्री हो जाएगा। यहाँ पे बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं, आपने अभी तक पैसा बैंक से निकाल के दिया नहीं गया, लेकिन खर्चा आप बुक करो, क्योंकि आप अकाउंटिंग करते हो अक्रूवल बेसिस पे करते हो। ठीक है कि नहीं है? आप कैश बेसिस पे नहीं करते कि पेमेंट करोगे उस दिन आप एंट्री पास करोगे। अकाउंट्स आर मेंटेन और अक्रूवल बेसिस। ठीक है, अब जरा पढ़ते हैं। दिस मीन्स दैट सैलरी इज पेड फॉर 10 मंथ्स ओनली, इसका मतलब यही निकलेगा, सीधा सीधा मतलब 10 महीने के लिए सैलरी पे गई है, बट वी हैव टू रिकॉर्ड इट फॉर करंट ईयर। हम तो करंट ईयर में कितने महीने होते हैं, करंट ईयर में कितने महीने होते हैं भाई, 12 महीने होते हैं। एंड द बैलेंस विच इज नॉट पेड, कितने महीने के लिए पे नहीं किया गया है यहाँ पे, 2 महीने के लिए पे नहीं किया गया है।
विच इज टू बी ट्रीटेड एज आउटस्टैंडिंग, देना बाकी है। तो आप सिंपल सा हिसाब लगा लो ना, 10,000 रुपए सैलरी दी गई है, कितने महीने के लिए दी गई है? 10 महीने के लिए। तो एक महीने की सैलरी कितनी हो गई? 1,000 रुपया। कितने महीने का देना बाकी है? 2 महीने का। ये तो 1 मंथ का हो गया ना सैलरी, एक महीने की उसकी पगार है 1,000 रुपया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो कितना हो जाएगा? 2,000 रुपए देने बाकी है। ठीक है कि नहीं है? तो उसका देखो कैसे हम इफेक्ट पास करते हैं, जरा पढ़ते हैं। फर्स्ट इफेक्ट, sometime it may happen that the salary is paid for 10 months only, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन लाइक लैक ऑफ लिक्विडिटी, हो सकता है पैसे नहीं हो बिजनेसमैन के पास, ठीक है, बट वी हैव टू कीप इन माइंड सैलरी इज अ रिकरिंग एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैश फ्लो की थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई है। कैश फ्लो मतलब क्या, आगे एक चैप्टर आने वाला है, बिल्कुल भी चिंता मत करो, वहां पे हम सीख लेंगे कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है? जितने पैसे आते हैं जितने जाते हैं उसका सिस्टमेटिकली हिसाब रखना। फिलहाल के लिए इसका मीनिंग यही रखो, ठीक है, ताकि आपको एक सेंटेंस में आप उसको मतलब समझो और उसको हम आगे लेके जाए। तो कैश फ्लो की दिक्कत हो रही है, इतना पेमेंट्स मार्केट से आ नहीं रहा है, लेकिन जो स्टाफ है वो रुकेगा क्या? उसके भी तो खर्चे हैं, उसके घर पे भी तो बीवी बच्चे हैं, बराबर है कि उनको चलाना नहीं क्या घर, तो उनको भी घर चलाना है। तो 2 महीने स्टाफ को सैलरी नहीं दी गई है, आगे देनी है ना, तो खर्चा तो बुक करेंगे ही करेंगे, ठीक है, आगे पेमेंट भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और स्टाफ पुराना है तो उनको पता है क्या कि पैसा तो आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल, वो ज्यादा दिन तो रुकेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 6 महीने पगार मत दो, तो 6 महीने पगार नहीं दोगे, कोई नहीं रुकने वाला है, ठीक है, ड्यू टू रीजन लाइक लैक ऑफ लिक्विडिटी, बट वी हैव टू कीप इन माइंड सैलरी इज अ रिकरिंग एक्सपेंडिचर। यस, सैलरी इज अ रिकरिंग एक्सपेंडिचर। जैसे ही महीना खत्म होगा सैलरी ड्यू हो जाएगी, क्योंकि वर्कर ने काम किया हुआ है, उसको पैसे देने जरूरी है, विच इज पेड एवरी मंथ। Therefore, if the salary is paid for 10 months, then we have to pass a provisional entry। ये आप जरा समझो, हम एक एंट्री पास करेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ्स, हम एक प्रोविजनल एक एंट्री बना के रखेंगे, जब पेमेंट करेंगे तब उसको बैंक से पैसा दे देंगे और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी से क्लियर कर देंगे, लेकिन करंटली उसको खर्चा तो बुक करना ही करना है। दिस मीन्स दैट वी हैव टू मेक डेबिट एंट्री इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ₹10,000 एंड एड सैलरी ड्यू फॉर 2 months। तो हमको ये 2 मंथ्स का क्या करना है? ड्यू बताना है, और 10 महीने तो खर्चा ऑलरेडी बुक हो गया, तो 2 महीने का और खर्चा बुक करना है। तो 2 सैलरीज आप रखोगे, ठीक है, ये हो गया 2 सैलरीज, कितना भाई? 10,000। ये भी करंट ईयर का ही अमाउंट है, अरे हाँ कि ना, 2,000 भी करंट ईयर का ही अमाउंट है, तो ऐड क्या कर दोगे? आउटस्टैंडिंग। कैसे मिला आपको मैंने कैलकुलेशन बता दिया, डिवाइड बाय 10 करके 1,000 रुपया हुआ एक महीने का, 12 महीने का कितना, इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ्स, तो 1000 इंटू 2 भी कर दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड इफेक्ट, भाई 2,000 देना है, वो इसके पहले वाले में इंश्योरेंस क्या था? सर्विस लेनी है, कुछ लेना है, दैट इज एसेट साइड, यहाँ पे पैसा देना है, तो 2,000 कहाँ पे जाएगा? लाइबिलिटी साइड। 10,000 खर्चा ऑलरेडी बुक किया था, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप क्या करोगे? ऐड, क्योंकि यहाँ पे आपको और खर्चा डालना था, यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया था, तो फिर आपने क्या कर दिया? यहाँ पे लेस कर दिया था। क्लियर है कि नहीं है? अरे ठीक है, इसलिए यहाँ पे लेस कर दिया, खर्चा ज्यादा आपने पे कर दिया था, कम करना है। यहाँ पे खर्चा कम किया है, खर्चा ऑलरेडी 12,000 का होना चाहिए था, दिया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप खर्चा बुक नहीं करोगे, आप प्रोविजनल एंट्री के थ्रू खर्चे को बुक कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे ऐड कर दी, और ये लाइबिलिटी साइड चली जाएगी, क्योंकि देना बाकी, अब तक दिया नहीं है। तो अगर आपको नेक्स्ट ईयर, क्योंकि 31 मार्च तो कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट ईयर आपको ऐसे दिख रहा है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या दिख रहा है? सैलरी। तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिख रहा है, ये आप पे करोगे, तो यहां से लेस करके बैंक से पेमेंट कर देना है, उस टाइम पे खर्चा बुक नहीं करना है आपने। इसके पहले वाले साल में, मतलब प्रीवियस ईयर, मतलब ये अभी का करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर जाओगे तो ये वाला प्रीवियस ईयर बन जाएगा, तो इस साल आपने ऑलरेडी पहले साल बुक कर दिया था, तो करंट ईयर में आप उसको वापस से खर्चा बुक करोगे नहीं, लेकिन पेमेंट उस दिन जाएगा आपके बैंक अकाउंट से। क्लियर है? चलो एक और देख लेते हैं। 10%, अरे पहले आप रिवाइज करने के लिए ये लो, पूरा अच्छे से समझ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, थर्ड वाला समझेंगे। बिल्कुल कोई घाई नहीं करनी है, अच्छे से समझ लो ये चीज़ें। आपने ऐसा बात नहीं कि आप पहली बार सीख रहे हो, 11th स्टैंडर्ड में भी आपने ऐसे एडजस्टमेंट्स किए हुए हैं, फिर आपने 12th स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स किया, वहाँ पे भी भर भर के एडजस्टमेंट किए हुए इस तरीके के। तो इसको हम समझना हमारा कर्तव्य है, सॉरी समझाना मेरा कर्तव्य है, समझना आपकी आपको बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, चलो बढ़े आगे, थर्ड वाला पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट। और इस सेकंड इफेक्ट तो आपने जस्ट अभी देख ही लिया, ये भी करंट ईयर का ही खर्चा है, तो मैं इसको भी ग्रीन ही रखूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्या दिया हुआ यहाँ पे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, पढ़ो जरा क्या है, डेट दी गई है। अब सबसे पहले गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं बताओ ना। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, एक पेपर होता है, ठीक है, उसके पेपर के ऊपर गवर्नमेंट क्या करता है, लिखता है कुछ चीज़ें, क्या लिखता है इंग्लिश के अंदर कि इस सामने वाले बंदे ने कुछ इन्वेस्ट किया गया है। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है, और बॉन्ड बोलेंगे तो पेपर्स। तो उसके अंदर जैसे 10,000 रुपये का एक पेपर है, आपने कितने पेपर खरीदे, 10,000 1 लाख के खरीदे, कितने 10 पेपर, तो आपने 1 लाख रुपया क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया गवर्नमेंट का जो भी स्कीम होगी उसके अंदर। गवर्नमेंट ने आपको पेपर में लिख के दे दिया बॉन्ड, यस आपने हमें 1 लाख रुपए दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको क्या मिलेगा इस पे, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, 10% इंटरेस्ट मिलेगा। और गवर्नमेंट इशू किया है, डिफॉल्ट होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, डेटॉल भी जम्स 99.99% निकालता है, बराबर है कि नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट आपको पैसा देगी देगी। अगर गवर्नमेंट पैसा देना नहीं, गवर्नमेंट पैसा आपका पैसा नहीं देगी तो सोच लो कैसे देश के हालात हो जाएंगे। तो ऐसी नौबत कभी आने वाली नहीं है, ठीक है कि नहीं, गवर्नमेंट आपको आपका पैसा दे देगी। लेकिन आप ये इन्वेस्टमेंट हमेशा 1 तारीख को ही करते हो, 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल में, फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में ही आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट कर देते हो क्या, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास जब पैसे होते हैं, जिस दिन पैसे आते हैं आप उस दिन इन्वेस्ट करते हो। तो आपको इंटरेस्ट भी कैसे मिलेंगे, एक्रूअल बेसिस पे मिलेंगे, जिस दिन से आपने क्या कर दिया है, इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब इधर इस केस के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट कब है, 1/10/19 को है। अब आप देखो ना, आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होगा, इस साल के लिए आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1/4/2019 से लेके 31/3/2020। लेकिन आपने इन्वेस्ट कब किया, बीच में किया, दैट इज 1/10/19 में। तो एक चीज बताओ मेरे को, क्या आपको पेमेंट देना जरूरी है, वन फोर 2019 से लेके 1/10/2019 पे क्या आपको इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, आपने पैसा जमा ही नहीं किया गवर्नमेंट के पास। आपने जमा क्या किया, कब किया, 1/10/2019 को किया। तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको सिर्फ 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। ये पहले जो 6 मंथ्स थे इसके लिए आपको कुछ भी पैसे मिलने वाले नहीं है। अब आपको कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दिए रहेगा कि ये आपने जो इन्वेस्ट किया गया है, या तो हो सकता है कितने साल के लिए, क्या क्या ऐसा डेट्स दे दें, या तो आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ इतना ही बोलेंगे। तो आपको अपने आप समझ जाना है, ठीक है, समझदार हो ना आप लोग, समझदार बच्चे हो, ठीक है कि नहीं है। तो आपको अपने आप पता है 1/10 में पैसा डाला है तो 1/10 के बाद ही इन्वेस्टमेंट का क्या मिलेगा, रिटर्न्स मिलना, उसके जो रिटर्न्स होंगे इंटरेस्ट के फॉर्म में, वो पैसा तभी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो जरा पढ़ते हैं आगे, रीड करेंगे। ईयर द फाइनेंशियल इज एज्यूम 1920, अरे एज्यूम क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर तो है ना 1920, ठीक है। तो फॉलोइंग एडजस्टमेंट मींस दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज इन्वेस्टेड 50,000 इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब यहाँ पे एनजीओ के बारे में बात करें तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट को साइड में रखो। मैंने एग्जांपल पर्सनल इन्वेस्टमेंट का लिया था ना कि आपने इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे एनजीओ इन्वेस्ट कर रहा है, कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 50,000 इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है कि नहीं है, इन अ मंथ ऑफ अक्टूबर। दिस सिक्योरिटी will also provide income in the form of interest to the organization। अब ये सिक्योरिटी आपने जो खरीदी, मतलब एनजीओ ने खरीदी है, पैसा देके जो बॉन्ड एक सिक्योरिटी के रूप में गवर्नमेंट के पास जमा है, will also provide income in the form of interest। भाई पैसे दिए हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा, सीधी सी बात है, टू द ऑर्गेनाइजेशन कब, एट द एंड ऑफ द ईयर। जो इंटरेस्ट मिलेगा विल बी एट द एंड ऑफ द ईयर। However, the interest will be provided for 6 months। अरे भाई इन्वेस्ट ही 6 महीने के लिए किया था तो पिछले का पैसा क्यों मिलेगा, नहीं तो बोल देंगे ना एनजीओ, बोलेंगे भाई पिछला 10 साल से आप ये बॉन्ड चला रहे हो, 10 साल से स्कीम है, स्टार्टिंग से पैसा लाओ। पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी नहीं। एज द सिक्योरिटी वॉज परचेज ऑन 1/10/2019। इंटरेस्ट लगेगा 10 महीने का, इंटरेस्ट लगेगा 10% पूरे साल के लिए, फिर उसको डिवाइड कर देना है, फिर साल भर के लिए ना 10% पर एनम है, बराबर है। या तो परसेंटेज को आधा कर दो, 5% निकालो, तो वो बराबर उस टाइप के 6 महीने के लिए बैठ जाएगा। तो जरा देखते हैं फर्स्ट इफेक्ट।
इन द बुक्स ऑफ बैलेंस शीट, ये तो सब आपको पता ही है, क्योंकि पहला बैलेंस शीट में आप लिखते हो, क्या लिखते हो वहां पे लिखते हो ना 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, इस तरीके से आप बताते हो। कब परचेज किए गए? 1/10/2019। कब? 50,000 रुपए के लिए करंट इन्वेस्टमेंट है आपका 1/10 को। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे आप कैलकुलेट करोगे? नीचे वर्किंग में है पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 50,000 रुपीज है, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंटेज है? 10/100 इंटू 6/12, क्योंकि ये 10% है पूरे 12 महीने के लिए। आपको कितने महीने के लिए कैलकुलेट करना है? हाफ ईयरली, दैट इज 6। तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या करो, 10% बोला, एक जीरो कम कर दो। सिंपल सी बात है, ये वर्किंग में आप लिख भी दो, पर कैलकुलेशन कैसे करो मैं बताता हूँ। एक जीरो कम कर दोगे ना, कोई भी अगर जीरो अमाउंट में होगा, एक जीरो कम कर दो तो उतना परसेंटेज हो गया, सॉरी 10% हो गया। एक जीरो कम करो, 10%। अब आपको कितना चाहिए? ये साल भर के लिए, तो उसका आधा कर दो ना, तो कितना हो गया वो? 2,500 रुपया। तो ये 2,500 रुपया क्या कर दिया आपने? ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया? क्योंकि ये करंट ईयर का पैसा आपको मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर क्या है? इनकम आपको मिलनी चाहिए इंटरेस्ट के रूप में। तो ये इंटरेस्ट क्या करोगे आप? ऐड करोगे, क्योंकि आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाली है। 50,000 से इंटरेस्ट मिलेगा, घटेगी नहीं वैल्यू। घटेगी तो आप क्या हो? बेवकूफ हो, आपने उस जगह पे इन्वेस्ट करके रखा है, तो वहां से निकालो और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो, ताकि वहां से आपको क्या मिलना चालू हो जाए? रिटर्न्स मिलना चालू हो जाए। तो आपकी रिटर्न्स की वैल्यू बढ़ चुकी है 52,500। ये जो 2,500 रुपए है, ये क्या है? आपकी इनकम है, तो इसको आपको क्रेडिट साइड लेना पड़ेगा। तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहुंच जाओगे। तो सेकंड इफेक्ट जरा पढ़ते हैं हम। एज वी हैव इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यस आपने इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, वी विल रिसीव एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। सही बात है, यू विल रिसीव एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। द अमाउंट विच विल बी रिसीव्ड विल बी ट्रीटेड एज इनकम। भाई मिला है ना पैसा, तो इसको क्या ट्रीट करना है? इनकम ट्रीट करना है। एंड विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और कोई रास्ता ही नहीं है, बराबर। तो आप लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कितना? ये भी सब करंट ईयर का ही है, इसको भी मैं लेता हूं, ग्रीन से ही लेता हूं। ये क्या है? आपकी 10% इंटरेस्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। तो दो इफेक्ट हो गए यहाँ पे। करंट ईयर का अमाउंट आपको कभी भी डालना है तो ऐड करना है, आपको कुछ अमाउंट निकालना है तो वो आप कौन सा निकालोगे? नेक्स्ट ईयर का अमाउंट होगा, उसको आप निकालोगे, दैट इज उसको लेस करके निकालोगे। तो इस हिसाब से ये पूरा का पूरा एडजस्टमेंट है। एक छोटा सा नोट है, वो भी हम पढ़ लेंगे यहाँ पे। ऑलवेज रिमेंबर दिस एडजस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड इफ एंड ओनली income on government bonds or any investment is not recognized or is partly recognized in the receipt side of receipt and payment। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक बार जरा देखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस एडजस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड इफ एंड ओनली इफ, कब करना है? इफ एंड ओनली इफ इनकम ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कुछ भी इन्वेस्टमेंट जो होंगे इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड और इज पार्टली रिकॉग्नाइज्ड इन द रिसीट एंड पेमेंट। अभी हो सकता है कभी कभी आपका 2,500 रुपया इनकम बनता है, लेकिन आपको 1,000 रुपया दे दिया गया हो, ठीक है, 1,000 रुपया आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट में आ गया है, तो 2,500 आपको मिलने चाहिए थे, उसमें से आपको 1,000 रुपया मिल चुका है, कितना मिलना बाकी है? 1,500। तो आप 1,500 की एंट्री पास करोगे। तो ये चीज जरा ध्यान रखना। तो जब ऐसा कोई सम के अंदर एडजस्टमेंट होगा तब हम कर लेंगे, लेकिन नोट के रूप में आपके लिए वो भी कवर कर दिया है। तो आप प्लीज रीड कीजिए, फिर मैं सेकंड इफेक्ट भी आपको दिखा देता हूं। ठीक है, इतना कर लीजिए, बाद में हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट आगे की जो भी होंगे एडजस्टमेंट्स। 3 एडजस्टमेंट और है मेरे ख्याल से, नंबर 4, 5 और 6। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन, इसके लिए तो एक पूरा का पूरा लेक्चर लूंगा मैं। ये इतना आप ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वापस से एक और बार, आगे वीडियोस कैसे मिलेंगे उसके लिए आपको जानकारी के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अपना जो बॉक्स है डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे क्या होगा, एक लिंक होगी गूगल फॉर्म्स की, उसको आप भर दीजिए। बहुत जल्द हम आपको कॉलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी वीडियोस अब तक अपलोड हुए उसके लिंक्स भी अवेलेबल है, तो आपने अब तक अगर वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और यहाँ से हमारे पास से और आपने दोस्तों को नहीं बताया तो प्लीज़ बता दीजिए। बहुत सारे लेक्चर्स फ्री में हमने यूट्यूब में अपलोड किए गए हैं डेमो लेक्चर्स के रूप में, और ऐसा नहीं कि डेमो लेक्चर्स तो 2 या 3, पूरा का पूरा हम चैप्टर अपलोड कर चुके हैं। तो प्लीज़ आप पढ़ाई कीजिए। अगर आपने शुरुआत नहीं की है तो लेक्चर नंबर 1 से आप शुरुआत कीजिए, फाइनल अकाउंट से। एनपीओ बाद में से देखना चालू करना, पहले चैप्टर से पढ़ाई कीजिए। साथ साथ में अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि आपको इतनी अच्छी चीज़ पता चली है तो उनको, उनसे रूबरू मत रखिए, उनको बताइए वो सब चीज़ें। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।
तब तक ध्यान रखिए अपना, और प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेल आइकन दबा दीजिए तो जो भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। प्लस इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में आप पूछ सकते हो हमें डायरेक्ट मैसेज करके, DM करके, जो भी आपके डाउट्स हो हम आपके डाउट्स सॉल्व कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।